एपिसोड की शुरुआत होती है इस कहानी की फीमेल लीड नाई सिंह शेन को दिखाकर। नाई को बेसब्री से इंतज़ार होता है किसी ऑनलाइन इवेंट की। उसकी स्क्रीन पर एक काउंटडाउन चल रहा होता है और वो अपना काम शुरू करने ही वाली होती है। तभी उसे कॉल आता है युआंडा ग्रुप की सीईओ से और वो अपने पार्टनर यान को एयरपोर्ट से पिक करने के लिए कहता है। यान एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जो कि अमेरिका से पहली बार शंघाई आ रहा होता है। नाई दरअसल युआंडा के सीईओ मिस्टर जाओ का असिस्टेंट है, तो उसे अपनी बॉस का कहना तो मानना ही पड़ेगा। नाई तुरंत अपना काम छोड़कर गाड़ी बुक कर लेती है एयरपोर्ट जाने के लिए और गाड़ी में ही अपने कपड़े को भी चेंज कर लेती है, ऑफिशियल आउटफिट पहन लेती है। इधर एयरपोर्ट पर यान वेट कर रहा होता है कार अराइव होने का। यान बोजरे ग्रुप के सीईओ है और वो एक परफेक्शनलिस्ट है। लेट होना या काम में गलती होना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यान जब अपने असिस्टेंट से एक इन्फॉर्मेशन मांगता है तो वो नहीं दे पाती। यान किसी को अपनी गलती की सेकंड चांस नहीं देता है, इसलिए वो सेक्रेटरी को नौकरी से ही निकाल देता है। इधर एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद में नाई को उसकी बॉस जाओ यान के बारे में बताता है, तो नाई को जैसे कुछ याद आने लग जाता है, जैसे कि उसने पहले से ही यान को देख रखा हो। इधर यान की कंपनी की प्रेसिडेंट वांग टाओ यान को लेट आके एक्सक्यूजेस देने लग जाता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। यान उनसे पूछता है कि युआंडा के लोग उन्हें पिक करने के लिए क्यों नहीं आ रहे, तो वो जवाब नहीं दे पाता। उसी वक्त नाई वहाँ पर आकर युआंग टाओ की शर्ट को फिक्स करती है और यान को अपना इंट्रोडक्शन देती है। इसके बाद में नाई एक असिस्टेंट की तरह यान को कंपनी देती है। इसके बाद के सीन में हम तीनों को कार में बैठे हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर नाई नोटिस करती है कि यान को मोशन सिकनेस से परेशानी हो रही है। यान की कुछ बताए बगैर ही नाई ये समझ जाती है जैसे कि वो बहुत दिनों से उसे जान रही हो। वहाँ पर नाई यान को एक पाइनएप्पल फ्लेवर्ड कैंडी लाकर देती है ताकि उसे बेटर फील हो। वांग टाओ को लगता है कि शायद कार की एसी का टेम्परेचर ठीक नहीं है, पर नाई की दी हुई कैंडी को खाते यान को बेटर फील होने लग जाता है। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि नाई को पता था कि यान को मोशन सिकनेस है और वो ये बात उसे पाइनएप्पल फ्लेवर भी पसंद है, ये भी उसे पहले से ही पता होती है। मीटिंग में पहुंचने के बाद में युआंडा कंपनी की सीईओ जाओ यान का वेलकम करती है। इसके बाद में नाई नोटिस करती है कि मीटिंग रूम में अल्कोहल्स ले जाया जा रहा है। तब नाई को तो जैसे कुछ याद ही आने लग जाता है और वो जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। इधर मीटिंग रूम में सभी बिजनेस पार्टनर्स अल्कोहल सर्व कर रहे होते हैं और चीयर्स करते हैं। यान को भी इनकरेज करते हैं पीने के लिए, लेकिन यान ग्लास को हाथ भी नहीं लगाता। यान को अल्कोहल्स पसंद नहीं होता है। इसे जानने के बाद में उसे पीने के लिए भी सारे लोग वहाँ पर उसे इनकरेज किए जा रहे थे, वो नहीं मानता। सबको इस बात से बुरा भी लगता है। तभी वहाँ पर नाई की एंट्री होती है। वो यान के लिए मेडिसिन ले आती है और कहती है कि मेडिसिन लेने के कारण वो अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर सकता। इस बात पे वहाँ पर जाओ भी हैरान हो जाता है क्योंकि यान के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन तो उसने नाई को बताया ही नहीं था। नाई की स्मार्टनेस से यान भी इम्प्रेस हो जाता है। खैर, यान का हेल्थ कंडीशन को देखकर वहाँ पर सारे लोग अब उसे फोर्स भी नहीं करते। इधर मीटिंग ख़त्म हो जाने के बाद में नाई वहाँ पर आकर यान से कहती है कि जाओ ने बहुत ही पी लिया है, इसलिए वो उसके साथ में नहीं जा सकता। फिर वहाँ पर यान नाई से पूछता है कि उसे सब कुछ पहले से ही कैसे पता चल जाता है। वहाँ पर नाई को इंसिडेंट कहकर बातों को टाल देती है। तभी वहाँ पर यान नाई को उसका सेक्रेटरी होने की जॉब भी ऑफर करता है। नाई उसे कहती है कि वो ऑलरेडी युआंडा ग्रुप के लिए काम करती है और वो ऐसा नहीं कर सकती। नाई को मनाने के लिए यान उसे कहता है कि वो अपनी प्रेजेंट सैलरी की 3 गुना ज़्यादा सैलरी उसे देगा और ये भी कि वो कई सारी सुविधाओं के साथ में उसे ये सारी चीज़ें देगा। फिर भी नाई अपनी ज़िद पर अड़ी हुई रहती है क्योंकि उसने युआंडा कंपनी के साथ में 5 साल तक काम किया है और वो पैसे के लिए उन सारे लोगों को छोड़ नहीं सकती थी। नाई वहाँ पर उसे कहती है कि उनका कार वेट कर रहा है और यान उसे सोचने के लिए 24 घंटे का वक्त भी देता है। यान उसे कहता है कि उसे यकीन है कि नाई अपना डिसीजन ज़रूर सोच कर ही लेगी। इधर हड़बड़ी में नाई यान के बैग उसे देने के लिए जाती है, तो टकरा कर वो यान पे ही गिर जाती है। यान को तो नाई के बालों से रोज़मेरी की खुशबू आ रही होती है जो उसे बेहद जानी पहचानी से लगती है, यानी कि यान भी शायद उसे पहले से कभी जानता है। वो उसे पूछता है कि क्या वो पहले मिल चुके हैं। जवाब में नाई उससे कहती है कि वो दोनों पहली बार ही मिल रहे हैं, पर एक बात तो क्लियर है कि नाई यान के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जानती है, जैसे कि कोई अपना सा हो। खैर, मिस्टर यान को नाई गुड नाइट कहती है और फिर यान भी ये सारी चीज़ें सोचने लग जाता है और वहाँ पर गाड़ी से चला भी जाता है। सीन शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं कि यान एक सपना देख रहा होता है जहाँ की एक लड़की पियानो प्ले कर रही होती है। यान उस लड़की के पास में जा रहा होता है तो वो लड़की गायब हो जाती है। उसके साथ में पियानो का टून भी वहाँ से गायब हो जाता है। इस डरावने से सपने से यान की नींद टूट जाती है और फिर वो घबरा कर उठ जाता है। यान को इस तरह का सपना 4 साल पहले से अचानक आना शुरू हो गया था।
जब आज उसकी मुलाकात नाई से हुई तो ये सारी चीज़ें फिर से उसे याद आने लगी, पर इस बार वो सपना और भी ज़्यादा क्लियर था। यान अपने डॉक्टर को फ़ोन कर कर ये सारी चीज़ें बताता है तो उसका डॉक्टर उसे कहता है कि नाई ने उसका नर्वस सिस्टम को ट्रिगर किया है, इसलिए उसे ऐसे सपने आ रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि यान के गले में एक चेन था। वो उसे देखने लग जाता है और नाई के बारे में सोच रहा होता है। इधर घर पहुंचने के बाद में नाई बहुत ही ज़्यादा परेशान लगती है। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि यान के साथ में उसकी मुलाकात हुई हो, जैसे कि यान के साथ उससे बहुत पहले से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हो, जैसे कि वो नहीं चाहती कि यान को वो सारे मेमोरीज याद आने लगे। इसलिए वो अपने रोज़मेरी वाले शैम्पू को भी बदल देती है। अब जब युआंडा कंपनी बुगेई कंपनी की पार्टनर बन चुकी है तब नाई और फिर यान भी रोज़ का मिलना हो गया होता है। अगली सुबह बुगाई ग्रुप और युआंडा ग्रुप मीटिंग में थे। मीटिंग चलते चलते यान अचानक से एक सरप्राइजिंग न्यू प्रपोजल रखता है। वो चाहता है कि वो युआंडा कंपनी को एक्वायर करे। जाओ तो पहले बहुत ही ज़्यादा नाटक करता है, पर यान जैसे एक बाद एक बेनिफिट देता है तो वो खुशी खुशी मान भी जाता है। यान का इसके पीछे एक ही मकसद था, नाई को अपने करीब ले आना। मीटिंग खत्म होने पर नाई को उसे बाहर तक छोड़ देने के लिए कहता है तो उसे मनाना ही पड़ जाता है। यहाँ पर यान नाई को अपना चीफ सेक्रेटरी बना लेता है। नाई यान के पसंद और नापसंद के बारे में इतना कुछ आखिर कैसे जानती है? आखिर क्यों नाई से मिलने के बाद में यान को ऐसे सपने आने फिर से शुरू हो गए? कुछ कनेक्शन तो ज़रूर था दोनों में। हो सकता है पास्ट में यान के साथ में कोई घटना घटी और इस वजह से उसे पुरानी बातें याद नहीं आ रही हो। मीनवाइल प्रेसिडेंट के ऑफिस में वांग टाओ को परेशान दिखाई देता है। उसकी इस हालत में देखकर सभी उसे क्यूरियस होकर पूछने लग जाते हैं कि आखिर हुआ क्या है। युआंग टाओ बताता है कि कंपनी ने बाहर किसी चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट को किसी और को दे दिया है। ये सुनकर मिस एलियू का सपना तो चूर चूर हो जाता है। दरअसल मिस एलियू को चीफ सेक्रेटरी बनना था। उसे लगता था कि सिर्फ वो ही इस काबिल की एम्प्लॉय है जो कि चीफ सेक्रेटरी बन सकती है, पर यह सपना सिर्फ उसका ही नहीं था, वांग टाओ का भी था। खैर, सबके मन में यही सवाल उठ रहा था कि आखिर कौन है ये न्यू एम्प्लॉय जिसे कि चीफ सेक्रेटरी का हिसाब से हायर किया गया है। तब नाई वहाँ पर ऑफिस में एंट्री करती है, जिसे सारे लोग देखते रह जाते हैं। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन भी वहाँ पर देती है। टोन जिन, जो कि हाल ही में एक इंटर्न से एम्प्लॉय बनी थी, वो नाई को अपना ऑफिस दिखाती है। इधर ऑफिस में सभी लंच की तैयारी कर रहे होते हैं। नाई जब वहाँ पर पूछती है कि लंच के बाद में ऑफिस का काम कब से शुरू होगा, तो मिस आयलू जेलसी से उसे कहती है कि 2 बजे, जो कि असल में 1:30 बजे था। नाई को इस बात का पता चल जाता है, लेकिन वो फिर भी 2 बजे ही ऑफिस आती है और आते वक्त सबके लिए केक लेकर आती है। वापस आकर नाई देखती है तो सारे लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं और यान भी वहाँ पर ही था। यान नाई से उसे लेट होने का कारण पूछता है तो वो सच ना बताकर कहती है कि उसकी खुद की फॉल्ट है। नाई की जेनरोसिटी देखकर सब इम्प्रेस भी हो जाते हैं, लेकिन नाई को लगता है कि उसे एलू से दोस्ती कर लेनी चाहिए, इसलिए वो उसकी शूज़ की भी तारीफ करती है। इसके बाद एलू उससे चैट पर भी ऐड कर लेती है। नाई जान लेती है कि यान अपना ब्रेकफास्ट स्नैक दोपहर के 3 बजे को लेता है। इस हिसाब से नाई 3 बजे यान के लिए ही टी लेकर आती है, वो भी कैलोरीज का ध्यान में रखते हुए। नाई की एक्सीलेंसी को देखकर यान भी नाई की तारीफ करता है, क्योंकि नाई हर काम में बहुत ही ज़्यादा माहिर है। इसलिए वहाँ पर यान नाई को एक और जिम्मेदारी दे देता है। वो नाई से अपने अपार्टमेंट की क्लीनिंग करने को भी कहता है, क्योंकि वो ज़ांगाई से एब्रॉड पहली बार ही आया हुआ था, तो उसे नहीं पता कि अपनी नई अपार्टमेंट की सफाई ठीक से हो पाई है या फिर नहीं। लेकिन शायद यान के मन में कुछ और ही चल रहा था। शायद वो चाहता था कि नाई उसे कितने अच्छे से जानती है। पर जो भी हो, नाई उसके बॉस के ऑर्डर को एक स्माइल के साथ में एक्सेप्ट कर लेती है और फिर उसके अपार्टमेंट में भी पहुंच जाती है। अपार्टमेंट में हर फर्नीचर बिल्कुल अनयूज्ड और ब्रांडेड था। नाई बिल्कुल भी अपनी तरह से अपार्टमेंट का कोना कोना साफ करती है, फिर अपार्टमेंट को डेकोरेट करके वहाँ से चली जाती है। रात को जब यान घर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर हर एक चीज़ उसकी पसंद और ज़रूरत के मुताबिक ही रखी गई थी। यान के बेड के पास में टेबल पर एक एस्ट्रोनॉमिकल मैगजीन भी रखा हुआ था। यान को सोने से पहले एस्ट्रोनॉमिकल मैगजीन्स पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यान सरप्राइज्ड हो जाता है कि नाई को उसके पसंद और ज़रूरतों के बारे में इतना ज़्यादा अच्छे से कैसे पता है। यान की क्यूरियोसिटी तो और भी ज़्यादा बढ़ती ही जा रही होती है। वो नाई से कहता है कि उसे तो अब हर रोज़ यान का डेली रूटीन की जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी, यानी कि यान की रोज़ की ब्रेकफास्ट, उसका आउटफिट, उसका वो क्या म्यूज़िक सुनेगा, उसकी देखभाल को कैसे करना है, क्या कुछ करना है, सब कुछ वो अब नाई को ही करना पड़ेगा। बेचारी नाई को तो रोना ही आने लग जाता है। बॉस के कहने को मानकर नाई अगली सुबह अपार्टमेंट में पहुंच जाती है और उसके उठने से पहले ही उसके ब्रेकफास्ट को भी बना देती है।
उसका आउटफिट भी चूज़ कर देती है। इसके बाद में नाई यान को उसके पूरे दिन का शेड्यूल भी बताती है। इन्फॉर्मेशंस पता होना एक बात है और उसके मुताबिक काम करना दूसरी बात। ये क्या रोबोट है जो हर काम इतनी जल्दी से कर देती है और इतनी ज़्यादा अच्छे से कर देती है। यान तो बिल्कुल इम्प्रेस ही हो गया था। खैर, दोनों कार लेकर ऑफिस जाने लग जाते हैं। ऑफिस में हुआंग टाओ नाई को कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजने का काम देता है। इस काम को करने के लिए नाई को 2 घंटे की दूरी तय करनी पड़ेगी। फिर भी हुआंग टाओ के कहने पर वो चली जाती है। नाई की गैर मौजूदगी में कहानी में एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है, जेन नियान। जेन की आउटफिट काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल होती है और वो देखते ही हर कोई उसकी फ़ोटो क्लिक करना शुरू कर देता है। इसे लगता है कि वो ज़रूरी कोई सेलिब्रिटी है। जेन वहाँ पर यान से मिलने के लिए आई हुई थी। शायद दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। अपना काम निपटाकर नाई ऑफिस आती है, लेकिन वापस आने पर नाई को पता चलता है कि जेन नियान जो कि एक स्टार है वो आई हुई है। और वांग टाओ से और भी चीज़ें पता चलती है कि यान के साथ में जेन की इंगेजमेंट हो चुकी है। ये सुनकर नाई थोड़ी अपसेट भी हो जाती है। दरअसल यान और जेन अमेरिका में रहते वक्त एक दूसरे से मिले थे। यहाँ पर यान के इंगेजमेंट की न्यूज़ को सुनकर नाई तो रिज़ाइन ही करने का मन बना लेती है। वो यान से रिज़ाइन करने की बात करती है तो वो नाराज़ हो जाता है। कुछ भी हो जाए, यान किसी भी हालत में नाई को वहाँ से जाने नहीं देगा। वो नाई से कहता है कि वो यान की पसंद की कलर्स और परफ्यूम्स की मदद से उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। इस बात को सुनकर नाई बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और यान से कहती है कि वो एक नार्सिसिस्ट है। गुस्सा कर नाई वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर यान हुआंग टाओ को बुलाता है और वो उसे कहता है कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट करे ताकि सेक्रेटरी नाई मीटिंग में अब्सेंट रहे। हुआंग टाओ को ये बात बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और वो कहता है कि वो अपने बर्थडे पार्टी में नाई को इनवाइट करेगा। यान उसे कहता है कि नाई उसे ऑफिस में नज़र नहीं आनी चाहिए वरना अंजाम बुरा होगा। और हम यान को परेशान देखते। बेचारा करवटें बदल बदल कर थक चुका होता है पर उसे नींद आ ही नहीं रही होती है। वो नाई की बोली कड़वी बातों से अब तक हजम नहीं कर पा रहा होता है। नाई ने उसे कितना कुछ भला बुरा कहा, उसे नार्सिसिस्ट, खरूस और ना जाने क्या क्या कहा। ये सारी बातों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो सच्चाई थी ही, इसलिए यान गुस्सा भी नहीं हो पा रहा था, बल्कि वो और भी ज़्यादा क्यूरियस होता है नाई को लेकर, उसकी कई हर एक बातों को लेकर। यान इंटरनेट पर भी सारे टर्म्स सर्च करने लग जाता है तो उसके रिजल्ट को देखकर उसे चैन नहीं मिलता। सुकून की तलाश में वो अपने डॉक्टर को फ़ोन कर भी पूछने लग जाता है कि क्या मैं बहुत ही ज़्यादा खरूस हूँ, क्या मैं ऐसा हूँ, क्या मैं वैसा हूँ। अब रात के 1 बजे पेशेंट की इतने सारे कंप्लेंट सुनने के बाद में डॉक्टर का दिमाग भी ख़राब हो जाता है। वो यान से कहता है कि इतनी रात हो चुकी है, तुम जाकर सो ना, और अगर सो नहीं पा रहे हो तो मुझे सोने दो, या फिर अगले दिन सुबह हॉस्पिटल में आ जाओ, फिर तुम्हारे दिमाग की बीमारी को दूर करेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है नाई के अपार्टमेंट में, जहाँ की नाई ख्यालों में खोई हुई होती है। यान और उसकी पुराने तस्वीरों को देख रही होती है। यहाँ हमारे शक को आखिरकार कन्फर्मेशन भी मिल जाता है कि नाई और यान पास्ट में रिलेशनशिप में रह चुके हैं, और वो भी एक बहुत ही प्यारा सा रिलेशन, वरना कोई किसी के बारे में इतनी सारी डिटेल्स को कैसे जान सकेगा। सुबह होने पर यान को नाई का इंतज़ार रहता है। नाई को आकर यान के लिए ब्रेकफास्ट जो बनाना था, लेकिन नाई ने तो अपना मन ही बना लिया होता है, तो उसने रेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर दिया होता है, और ऊपर से ये वीकेंड्स भी है, इसलिए वो अपने बॉस के कहे हुए एक भी बात को नहीं सुनेगी। यहाँ पर यान नाई को कॉल कर बुलाता है तो नाई नेटवर्क प्रॉब्लम का बहाना कर कॉल कट कर देती है। नाई एक छोटी सी अपार्टमेंट में रहती है। 5 साल से काम कर उसने थोड़ा बहुत पैसा जमा कर लिया था अपने सपनों का अपार्टमेंट खरीदने के लिए। आज वो दिन है जहाँ की वो फाइनली एक अपार्टमेंट खरीदने वाली होती है। इसी वजह से वो शोरूम में भी आई हुई थी। यहाँ पर यान को चाहिए थे कुछ डॉक्यूमेंट्स, तो वो हुआंग टाओ से पूछता है और हुआंग टाओ वहाँ पर कॉल लगाता है टोंगजिन को। पर टोंग को तो मिलना था अपनी फेवरेट आर्टिस्ट जे से। बेचारी सुबह से इंतज़ार में थी अपने फेवरेट आर्टिस्ट से मिलने के लिए। वीकेंड है तो क्या हुआ, उसके बॉस का ऑर्डर जो मिला है, अब तो उसे वीकेंड होते हुए भी काम पर जाना ही पड़ेगा। वो डॉक्यूमेंट्स लेके यान के पास में पहुंच जाती है हॉस्पिटल में। दौड़ते दौड़ते आने के कारण में टोंग टकरा कर गिर भी जाती है और उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर हान जियू से। अब पहली नज़र में डॉक्टर हान का जादू टोंग पे चल जाता है। जादू का असर इतना गहरा हो जाता है कि वो अपने आइडल जे को तो भूल ही जाती है, जिसका नाम वो हर वक्त लिया करती थी और जिसके गाने सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा रोती थी। यान को डॉक्यूमेंट्स देकर वो डॉक्टर को देखती ही रहती है और मुस्कुराने लग जाती है। डॉक्टर इस बात को नज़रअंदाज कर देता है क्योंकि शायद उन्हें सिंगल ही रहना था। यान के दिमाग का टेस्ट भी लिया जाता है और रिजल्ट्स देखकर डॉक्टर कहता है कि नाई से मुलाकात होने के बाद में उसको हेडेक्स आ रहे हैं। ये हेडेक्स आने का कारण ये है कि नाई के साथ में बिताए हुए समय पे उसके दिमाग में स्टिमुलेशन हो रहा है। डॉक्टर यान को सलाह देते हैं कि वो नाई को अपने पास में रखे
क्योंकि यहाँ पर यान नाई के साथ में जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा उसकी मेमोरीज उतनी ज़्यादा रीस्टोर होने के चांसेस हैं। इधर नाई को अपने लिए एक अपार्टमेंट चाहिए था, पर शोरूम पर जितने भी ज़्यादा अपार्टमेंट्स के मिनिएचर्स थे सभी के प्राइसेस तो आसमान ही छू रहे होते हैं। वहाँ पर जाओ भी आ जाता है शोरूम पे। वो नाई को देखकर रिटेलर से बात करता है और चालाकी से ये पता कर लेता है कि जल्दी बोजुए कंपनी की तरफ से स्टाफ्स के लिए स्पेशल अपार्टमेंट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। जाओ नाई को बताता है कि उसे सिर्फ एक और महीना वेट करना पड़ेगा, फिर उसे एक अपार्टमेंट मिलेगी कंपनी की तरफ से ही। इसका मतलब है कि रिज़ाइन करना तो दूर बल्कि नाई को इस कंपनी में ही रहना पड़ेगा कम से कम एक और महीने तक। कभी कभी हमें हमारे सपनों के लिए कुछ सेक्रीफाइसेस तो करने ही पड़ते हैं ना। बस नाई वहाँ पर वापस जाने लग जाती है काम पर। वो यान के अपार्टमेंट में विजिट भी करती है, उसके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाती है और यान से कहती है कि कंपनी की नियमों के अनुसार वो आने वाले एक महीने तक कंपनी को छोड़ नहीं सकती। मन ही मन यान को तो ये बेहद ही खुशी मिल रही होती है ये सुनने के बाद में, पर वो नाई को परेशान करने से पीछे नहीं हटता। ऑफिस पहुंचने के बाद में यान नाई को उसके स्पीच लेकर आने के लिए कहता है, जो कि घर पर ही था। और अब लेकिन ट्रैफिक में जाम में आने की वजह से अब उसे डबल टाइम लगेगा। पर नाई बेचारी तो कंप्लेन भी नहीं कर सकती थी, किसी भी तरह से वो टाइम रहते स्पीच ले आती है। लेकिन उसकी बॉस के मन में कुछ तो और ही चल रहा होता है। उसने बेकार में नाई को इतनी तकलीफ़ में डाला, स्पीच की बैकअप तो उसके फ़ोन में ही थी। अब वहाँ पर लंच के समय में भी यान को स्पेशल डिशेज चाहिए होता है, वो भी 3 अलग अलग शहरों से। फिर नाई कोई शिकायत ना करते हुए लंच ले आती है। बेचारी थक हार कर परेशान हो चुकी थी। उसे और परेशान करने के लिए वहाँ पर यान उसे कहता है कि उसे ये सारी चीज़ें अब नहीं खाना, वो खुद ही इसे खा ले। और तो और यान को स्पेशल कॉन्सर्ट के टिकट्स भी चाहिए, पर सारे टिकट्स तो सोल्ड आउट ही हो चुके थे। पर ये प्रॉब्लम यान की नहीं, नाई की है। नाई वहाँ पर उसे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स भी लगाती है, पर आखिर हर कॉलेज की एक दोस्त को पटाकर टिकट्स के इंतज़ाम तो वो कर ही लेती है। पर यान उसे सिर्फ एक ही टिकट लेता है क्योंकि उसे अकेले ही कॉन्सर्ट में जाना था। यान अपनी टीम को लेकर बोजुए कंपनी की शॉपिंग मॉल्स को विजिट भी करता है, तो वहाँ पर उन्हें पता लग जाता है कि शॉपिंग मॉल की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुकी है। लोग अब ऑनलाइन ही शॉपिंग करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि नाई की सिचुएशन तो गहराई तक उसको एनालाइज करना था, इसलिए तो फिर यान उसे ही जिम्मेदारी दे देता है एक रेक्टिफिकेशन प्लान बनाने का। नाई की पेशेंस की बांध तो अब जैसे टूट ही चुकी थी। वो जब वापस आने से लेकर अब उसे बॉस के लिए हर एक चीज़ें करनी पड़ रही होती है। अब वो उसे चीफ सेक्रेटरी होने के नाते तो कुछ कह भी नहीं सकती, पर उसके पास में एक और भी हथियार था। नाई ये बात अच्छे से जानती है कि यान को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी है, तो इस बात का फ़ायदा लेकर वो अपनी बैग से पर्ल की चेन को तोड़ देती है। और पर्ल जब एक एक कर फ्लोर से टकराकर गिरने लग जाते हैं, पर्ल्स की गिरने की आवाज़ से यान को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होने लग जाती है। वो इतना परेशान हो जाता है कि खुद ही पर्ल्स को फ्लोर से उठाने लग जाता है। नाई को ये देखकर बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। पूरे दिन में अब जाकर उसके चेहरे पर एक विक्ट्री का स्माइल देखने को मिलता है। ऑफिस में नाई नोटिस करती है कि यान की नई गाड़ी का नंबर 0521 है, जिसके साथ में नाई की कोई मेमोरी जुड़ी हुई है। इधर काम करते करते वो बहुत ही ज़्यादा थक चुकी होती है। नाई को बुरा लगता है कि उसके चेन तोड़ने के कारण में सबको ओवर टाइम करना पड़ रहा है, तो वहाँ पर नाई सबको हॉटपॉट ट्रीट देने का वादा भी करती है। ऑफिस आवर ख़त्म होने के बाद में सब खुशी खुशी डिनर पर चले जाते हैं। वहाँ पर यान नाई को कॉल करता है और फिर उसे रेक्टिफिकेशन प्लान के लिए नाई को उस वक्त ऑफिस में नहीं जाना होता है, लेकिन इसलिए यान उसकी कंप्यूटर के पासवर्ड को ही मांगता है, जो कि था 0521। अब यान की गाड़ी का नंबर और नाई के पासवर्ड सेम होना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था। यान की क्यूरियोसिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो नाई और बाकी लोगों के पास में चला जाता है डिनर करने के बहाने से। डिनर पर यान वहाँ पर नोटिस करता है कि यान को क्या खाना पसंद है और क्या नहीं पसंद है, वो सारी चीज़ें भी वहाँ पर नाई को पता होती है। डिनर ख़त्म होने के बाद में वहाँ पर यान नाई से जानने की कोशिश करता है कि आखिर उसने क्यों ये पासवर्ड चूज़ किया है। जवाब में नाई उसे एक पर्सनल मैटर कहकर बात को टाल देती है। अब जब घर जाने की बारी आती है तो जाओ की एंट्री होती है, पर जाओ तो नाई को ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे नाई उसकी गर्लफ्रेंड हो। कल जिससे वो अपनी बहन कह रहा था, आज वो उसे गर्लफ्रेंड बन गई। अगले दिन प्रेसिडेंट की तरफ से टीम बिल्डिंग इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है। यान भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। तब तो फन होने से रहा, लेकिन फिर भी जर्नी को थोड़ा सा इंजॉयबल बनाने के लिए वहाँ पर वांग टाओ एक गेसिंग गेम ऑर्गेनाइज करता है। यान वहाँ पर नाई को इंसिस्ट करता है गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए। यान वहाँ पर उससे कहता है कि अगर नाई गेम में जीतती है तो फिर वो उन तीनों को छुट्टियाँ दे देगा।
अब नाई के लिए एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट था, तो वो मान जाती है। गेम में नाई यान के इनसिक्योरिटीज़ को फ्लुएंटली डिस्क्राइब करती जा रही थी, तो ये देखकर यान वहाँ पर फ्रीक आउट हो जाता है और गेम छोड़कर म्यूज़िक सुनने लग जाता है। यान को अनकंफर्टेबल देखकर नाई को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगने लग जाता है। इवेंट पर आकर सब वहाँ बस से उतरते हैं। इवेंट होता है एस्केप रूम, यानी कि यहाँ पर पार्टिसिपेट्स को एक सीक्रेट रूम में अपने आप को बचाकर निकालना होगा। पर यहाँ पर भी जाओ आखिरकार हाजिर है। कंपनी की एक मेंबर होने के नाते यान उसे अलाउ तो कर देता है। इसके बाद में टीम चूज़ करने की बारी आ जाती है, जहाँ की नाई जाओ को चुनती है। यान की मजबूरी हुआंग टाओ को चुनना पड़ जाता है, लेकिन नाई और जाओ की जोड़ी तो उसकी आंखों में खटक रही होती है। गेम शुरू होता है। सब टीम अपने अपने अपोनेंट्स को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर यांग का अपोनेंट तो फिलहाल है जाओ, इसलिए वो नाई और जाओ को ढूंढने में लग जाता है। वो कैसे दोनों को अकेला छोड़ सकता है भला। इवेंट ख़त्म होने के बाद में सारे एक होटल में आकर रुकते हैं। यान तो वहाँ पर उसी मौके की तलाश में रहता है कि कैसे वो नाई से मिल सके। यान अब देखता है कि नाई हॉट स्प्रिंग के लिए वहाँ पर जा रही होती है, वो भी उसे ज्वाइन करता है। नाई को लगता है कि यहाँ वो अकेली है, तो वो एक पीसफुल बात लेने लग जाती है, पर अचानक यान आकर उसे चौंका देता है। यान के मन में एक ही सवाल बार बार घूम रहा होता है कि आखिर नाई उसे इतना जाना पहचाना क्यों लग रही है, आखिर उससे वो इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से कैसे जानती है। चाहे नाई जितनी बार भी उसके सवालों को इग्नोर कर ले, पर वो आखिर किसी तरह से उसे पता लगाना ही होगा। नाई को बहुत कुछ जो पता है उसके बारे में। यान फिर से नाई से वो सारे सवाल पूछने लग जाता है, तो नाई फिर से इन सारी चीज़ों को इत्तेफाक कहकर बात को टाल देती है। लेकिन तभी वहाँ पर यान के गले में नाई को वो चेन दिख जाता है, जिसके साथ में एक रिंग जुड़ी हुई थी। नाई के एक्सप्रेशंस चेंज होने लग जाते हैं। ये सारी चीज़ों को यान वहाँ पर देख लेता है। यान को पता चल जाता है कि नाई उस रिंग को पहचानती है। यान नाई की आंखों के सामने में उससे एक सच कहने के लिए कहता है। और हम देखते हैं जेन नियान को। वो यान का पीछा करते करते होटल तक भी चली जाती है। होटल में आते ही उसे जाओ भी मिल जाता है, पर फिर दोनों मिलकर वहाँ पर स्टॉकिंग करने के लिए चले जाते हैं। इधर यान और नाई तो हॉट स्प्रिंग में इनकाउंटर सेशन चालू हो रहा होता है। यहाँ पर यान को नाई में सच जानना होता है। वो नाई से पूछने लग जाता है कि क्या तुम मुझे खोए हुए मेमोरीज में हो, तो वहाँ पर नाई उससे कहती है कि नहीं। यान को यकीन था कि वो झूठ कह रही है। वो उसे बार बार पूछने लग जाता है, तो फिर वो अपने गले से उस रिंग को निकालकर नाई को पहनाने लग जाता है। अब क्योंकि रिंग फिट हो चुका था, तो उसे पता लग जाता है कि नाई ही उसकी एक्स है। पर इससे ज़्यादा उसे कुछ पता चल पाए इससे पहले जाओ और जेन वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिससे कि नाई का सेशन वहीं पर ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर जाओ नाई को अपने रूम में लेकर जाता है और प्यार से उसकी चोट पर मालिश करने लग जाता है। बातचीत से जाओ को पता लग जाता है कि नाई और यान पास्ट में रिलेशन में रह चुके हैं, लेकिन वहाँ पर अभी सारी मेमोरीज को यान भूल चुका है, नाई को भी भूल चुका है। जाओ वहाँ पर नाई से कहता है कि वो यान को सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता देती, लेकिन नाई उसे ऐसा करना नहीं चाहती थी। वो उसे मना करती है। वो किसी भी कीमत पर यान की मेमोरीज में वापस नहीं आना चाहती, लेकिन ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्या हुआ था दोनों के बीच में। इधर हम यान को अपने रूम में उस रिंग को देखते हुए देखते हैं। वो नाई के बारे में ही सोच रहा होता है। उसके सामने में बैठी थी जेन नियान। उसकी शक्ल से ये साफ पता चल रहा होता है कि यान को नाई के बारे में सोचते हुए देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है। जेन यान वहाँ पर उसे पूछती है कि उसे नाई में इतना ज़्यादा लगाव क्यों है, तो यान ने जेन को गौर से देखा और फिर वो एक सेकेंड के लिए वहाँ पर सोचने लग जाता है। नियान स्लाइटली नाइन के जैसे में दिखती है। वहाँ पर यान नाओ को ये भी सारी चीज़ें बताता है कि नियान को फ्लैशबैक आ रहे हैं पास्ट के। अब जब यान को नाई की मस्ती कर रहा होता है, तब उसे दूर दूर से एक लड़की देख रही होती है। सीन की डिस्क्रिप्शन से हमें पता लग जाता है कि वो लड़की नियान है। पास्ट में नियान बिल्कुल ही अलग दिखती थी और शायद नाई जैसे दिखने के लिए उसने अपने चेहरे पे प्लास्टिक सर्जरी कराया हो। खैर, ये तो हमें आगे ही पता चल पाएगा। वहाँ पर अब नियान यान को समझाने की कोशिश भी करने लग जाता है कि स्ट्रिंग की ओनर उसे मिले या फिर ना मिले, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, पर नियान उसे 5 साल से चाहती है, तो क्यों ना उसे ऐसे ही चाहे। लेकिन अब वहाँ पर यान को तो सिर्फ अपने दिल की सुननी थी, इसलिए वो नियान के प्रपोजल को ठुकराकर वहाँ से चला जाता है। सुबह होने पर हम देखते हैं कि ऑफिस के स्टाफ्स कार्ड खेल रहे होते हैं। उनके बीच में यान आकर नाई के बारे में पूछने लग जाता है, तो टोंग एक पोस्टेड वीडियो दिखाती है जहाँ की नाई और जाओ ड्रंक होकर मस्ती कर रहे थे। यान ये देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है और वो कहता है कि पैकअप करो, और क्या सभी को ऑफिस से लौटना पड़ जाता है। ऑफिस से लौटकर यान एक बार फिर से नाई के पास में चला जाता है रिंग लेके, जो टेनिस पर खड़ी थी। अब वहाँ पर जाकर नाई तो टेंशन ले रही होती है। यान भी वहाँ पर फिर से नाई को रिंग पहनाने की कोशिश करती, तो इस बार उसे सक्सेस मिल ही जाती है। रिंग नाई की उंगलियों में बिल्कुल फिट बैठ रही होती है।
और वो वहाँ पर उससे पूछता है कि अगर तुम इस रिंग की ओनर हो तो मुझे इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। नाई वहाँ पर उसे कहती है कि ऐसे 100 इंसान हैं जिन्हें ये रिंग फिट आ सकता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो उसकी ओनर है। इनके इंट्रोगेशन के बीच में वहाँ पर जाओ आ जाता है और नाई को अपनी गर्लफ्रेंड बताकर वहाँ से लेकर चला जाता है। वहाँ पर नाई जाओ का शुक्रिया अदा भी करती है उसे बचाकर वहाँ से ले आने के लिए। नाई उसे कहती है कि अगर जाओ ऐसे ही उसकी मदद करता रहेगा तो शायद वो 1 और महीने तक सर्वाइव कर पाएगी और यान उसे और भी ज़्यादा तंग नहीं कर पाएगा। जाओ उसे एक बेहतरीन तरीका बताता है कि वो दोनों शादी कर लें, इससे नाई को नया घर भी मिल जाएगा और यान से छुटकारा भी। ये बात सुनकर नाई उसे कहती है कि ब्रो, हम 2 दिन से घर नहीं गए हैं, अब मुझे पकाना बंद करो और घर लेकर चलो, मुझे रेस्ट करना है। बुरा मत मानो जाओ भैया, तुम्हारी किस्मत में तो कोई और ही लिखी हुई है। इधर परेशान होकर यांग अपना सारा भरास वहाँ पर बॉक्सिंग पर निकाल रहा होता है। बेचारे को तो एक तरफ अपनी सारी मेमोरीज भी याद नहीं है, कुछ अच्छे से याद भी नहीं आ रहा होता है, ऊपर से नाई उसे सच भी नहीं बता रही होती है। अपना सारा स्ट्रेस वो डॉक्टर हान पर ही उतार देता है। डॉक्टर को पता लग जाता है कि कुछ तो बात ज़रूर है कि यान इतना ज़्यादा परेशान क्यों दिख रहा है। उधर हॉस्पिटल में टोंग भी आई हुई होती है, उसकी क्रश डॉक्टर हान से मिलने के लिए। वही चोरी चोरी हान को फ़ोन पे रिकॉर्ड कर रही होती है। डॉक्टर को देखते ही उसका दिल बिल्कुल वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से धड़कने लग जाता है। टोंग के बाजू में हान का पेशेंट भी वहाँ पर डिस्कस कर रहा होता है कि डॉक्टर हान तो इतने ज़्यादा यंग भी हैं, क्या उन्हें इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, क्या उन्हें ट्रीटमेंट करना ठीक से आता भी होगा। ये सारी चीज़ें सुनकर वहाँ पर टोंग हान का साइड लेते हुए कहती है कि डॉक्टर हान काफ़ी ज़्यादा काबिल हैं और आज तक उनको कोई भी ऑपरेशन में फेलियर नहीं मिला है। टोंग की बात हान भी सुन लेता है और पूछता है कि वो ये सब कुछ कैसे जानती है। तो जवाब में टोंग उसे कहती है कि वो उनकी नंबर 1 फ़ैन है और हर हालत में वो डॉक्टर को सपोर्ट करेगी। हान तो वैसे कुछ लड़कियों से दूर ही रहता था, लेकिन टोंग के अफेक्शन को देखकर वो भी टोंग को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लग गया था। इसके बाद में बार में वहाँ पर यान और जाओ भी बैठे हुए होते हैं, जहाँ की यान बार में उसे अपनी परेशानी बता रहा होता है। ये देखकर जाओ उसका मजाक उड़ाने लग जाता है। यहाँ पर यान भी उसे इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधे पॉइंट पर आने के लिए बोलता है। तो जाओ उसे कहता है कि अब जब वहाँ पर यान को पता चल ही चुका है कि जाओ नाई का बॉयफ्रेंड है, तो फिर यान को नाई को तंग करना बंद कर देना चाहिए। इस बात पर यान एक सैवेज रिप्लाई देते हुए उसे कहता है कि उसने युआंडा कंपनी को 200 मिलियन से खरीद लिया है, तो जाओ उसके काम से ही काम रखे। जाओ देखता है कि ऐसे तो कुछ भी बात नहीं बनेगी, तब वो दूसरा रास्ता अपनाता है। जाओ अगले दिन ऑफिस में सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आता था और सबके सामने में नाई को उसकी गर्लफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस करता है। गिफ्ट्स मिलते ही सभी जाओ की बातों पर यकीन भी हो जाता है। तब नाई जाकर जाओ को उसके ऑफिस में ले जाती है और समझाती है कि भले उसने जाओ की मदद मांगी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसे इतना ज़्यादा सब कुछ करना पड़ेगा सबको वो गिफ्ट्स दे। तभी वहाँ पर यान भी आ जाता है। नाई यान से कहती है कि कंपनी को एक नया ऐप लॉन्च करना चाहिए और उसके बारे में डिस्कस करने लग जाती है। नाई वहाँ पर उसे कहती है कि ऐप का ब्रांड एम्बेसडर चुना जाएगा जेन नियान को। तो ये सुनकर वहाँ पर यान नाई को इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए भी कहता है और यहाँ पर जैन से भी डील करने के लिए उसे ही कह देता है। नाई जब जैन से बात करने के लिए आई हुई होती है तो नियान उसकी इंगेजमेंट रिंग को शो ऑफ करने लग जाती है। नियान हेसिटेट करती है इस ऐप को प्रमोट करने की बात को सुनकर, क्योंकि इससे शायद कंपनी को बुरा असर पड़ेगा, पर ये तो सिर्फ उसे बताना था कि यान के साथ में उसके रिलेशनशिप को लेकर वो ब्रेक करना चाहती थी। और वो फ़ोन पर भी यान से मीठी मीठी बातें करने लग जाती है। ये सब कुछ देखने के बाद में नाई वहाँ से जाने लग जाती है। जाते समय उसका सामना यान से हो जाता है, लेकिन नाई कुछ बिना बोले वहाँ से चली जाती है। ऐप की लॉन्च सक्सेसफुल भी हो जाती है। इवेंट ख़त्म होने के बाद में नाई वहाँ पर यान की इंटरव्यू फ़ोन पे रिकॉर्ड करने लग जाती है। नाई वहाँ पर यान को इवेंट की रिपोर्ट देने के लिए चाहती है, तो गलती से यान का भी थोड़ा सा रिकॉर्डिंग हो जाता है। वहाँ पर यान नाई से पूछता है कि क्या उससे काम के अलावा और कोई बात करनी आती है, तो वहाँ पर नाई उसे कहती है कि नहीं। अब यान वहाँ पर फिर से नाई से पुराने सवालों के जवाब मांगने लग जाता है। तो नाई उसे कहती है कि अगर यान ऐसा सब कुछ करते रहेगा तो फिर अंत में नाई को जॉब छोड़नी ही पड़ेगी। इधर नियान को यान की तरफ में जाते देखकर जाओ भी उसे रोक लेता है और बातों में उसे फंसाकर पार्टी में लेकर चला जाता है। नेक्स्ट डे सुबह सुबह यान नाई की आने का इंतज़ार ही कर रहा होता है। बाहर हील्स की आवाज़ से उसे लगता है कि नाई आ चुकी है, तो वो रूम से बाहर निकलता है, लेकिन बाहर निकलते वो देखता है कि यहाँ पर नाई नहीं बल्कि टोंग आई हुई होती है। यान उसे पूछता है तो टोंग उसे बताती है कि नाई की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो उसकी जगह में यहाँ पर आई हुई है। यान का तो पूरा मज़ा ही ख़राब हो जाता है, फिर वो मायूस होकर रूम में वापस चला जाता है। नाई की अपार्टमेंट में हम देखते हैं कि वो शावर ले रही होती है और उस वक्त उसकी डोर बेल बजती है। नाई के लिए एक्सप्रेस डिलीवरी आई हुई थी, तो वो टॉवल लपेटकर डोर की तरफ में जाती है और डिलीवरी मैन को पार्सल डोर पर ही छोड़कर चले जाने के लिए कहती है।
नाई काफ़ी सावधानी से अंदर से ही पार्सल को लेने की कोशिश करती है, लेकिन ये क्या, उसके हाथ में तो कोई और ही आ जाता है। टर्न्स आउट कि ये उसकी बॉस का पैर था। यान नाई को इतना ज़्यादा मिस कर रहा होता है कि वो वहाँ पर उसे देखने के लिए चला आता है, उसके अपार्टमेंट में भी विजिट करने के लिए। लेकिन यान को इस हालत में वो थोड़ी मिल सकती थी। वो फटाक से डोर बंद करती है और फिर अपने मेसी रूम को क्लीन करने लग जाती है। इधर उधर कपड़े बिखरे पड़े हुए थे, वो जल्दी जल्दी सारे कपड़ों को ऊपर फ्लोर में फेंक देती है। जैसे कैसे करके वो सारी चीज़ों को साफ करती है। फिर नाई के सारे मेस को छिपा दिया था, पर अब तो उसे अपना गेटअप भी ठीक करना होता है। वो जल्दी जल्दी ऊपर जाकर हेयर को ड्राई करने लग जाती है और कपड़े पहनती है। ये बेचारा नीचे वेट करते करते पक जाता है। आखिरकार नाई जब आकर दरवाज़ा खोल ही देती है। यान आता है तो नाई से कहता है कि नाई को और भी परेशान नहीं करेगा, तो वो काम पर कंटिन्यू करे। नाई वहाँ पर राज़ी हो जाती है और यान को पानी देने के लिए जाती है। इसी दौरान यान को नज़र आता है उसके बिखरे हुए कपड़ों पर। यान को तो दोहरे पड़ने लग जाते हैं, उसे तो मैसी चीज़ें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। तो वो नाई को जल्दी से जल्दी सब कुछ क्लीन करने के लिए कहता है। नाई तो क्लॉथ्स को लेकर बिस्तर में छिपा देती है, लेकिन ठीक से क्लीन करने में तो पूरा दिन ही गुजर जाएगा। इसलिए नाई यान से कहती है कि उसे अभी तो डे ऑफ चाहिए होगा, ये सारी चीज़ों को साफ़ करने में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वो काम करके पूरा दिन नहीं बिता सकती। बात तो सही है, इसलिए यान खुद इस सफाई पे भी लग जाता है। वो घर का कोना कोना साफ़ करके हर एक चीज़ों को परफेक्शन के साथ में ऑर्गेनाइज कर देता है। अब घर एकदम शोरूम के जैसे में चमक रहा होता है। अगर हमें भी ऐसा बॉस मिल जाए तो वीकेंड्स पे तो हमारे घर में साफ़ सफाई हो जाएगी। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में नाई बैठ बैठ कर ही सो जा रही होती है। तो फिर यान उसे गोद में उठाकर अच्छे से बिस्तर पे जाके लेटा देता है। यान वहाँ पर देखता है कि नाई को हल्का सा बुखार भी है, तो वो टेबल पे थोड़ा सा मेडिसिन रखकर वहाँ से चला जाता है। अब नींद से उठकर ऑफिस भी जाना होता है, लेकिन उसे कोई भी चीज़ अपनी जगह पर मिल ही नहीं रही होती है, क्योंकि उसे इतनी ज़्यादा अल्ट्रा ऑर्गेनाइज चीज़ों की तो आदत ही नहीं है। तो वो ठीक से तैयार भी नहीं हो पाती, बस यूं ही खुले बालों में ऑफिस चली जाती है। ऑफिस आती है तो वहाँ पर ना यान को उसकी सीट के पास में ही देखती है। यान नाई से कहता है कि उसे पता चल चुका है कि उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। वो कैसे? यान ने नाई के पूरे अपार्टमेंट की साफ सफाई की तो उसे वहाँ पर कोई भी आदमी का साइन मिला ही नहीं। इसका प्रूफ है कि नाई सिंगल है। तो नाई फिर से उसकी इमेजिनरी बॉयफ्रेंड का जिक्र नहीं वहाँ पर करती। नाई देखती है कि ये सारे लोग अभी वहाँ पर एक वीडियो को देख रहे हैं। ये वही वीडियो है जो नाई ने एक्सीडेंटली यांग की बनाई हुई होती है, और एक दिन में वीडियो वायरल हो गया था। यांग को बहुत सारे फीमेल एडमायरर्स भी बन गए हुए होते हैं। वहाँ पर हुआंग टाओ कहता है कि उन्हें इस बात का फ़ायदा उठाना चाहिए, उन्हें यांग के डेली लाइफ पे भी वीडियो बनाना चाहिए। इसमें कंपनी की फ्री में प्रमोशन भी हो जाएगी। लेकिन नाई यांग के प्रति प्रोटेक्टिव बन रही होती है और इस प्लान को कैंसिल कर देती है। यहाँ पर यान भी नाई के डेस्क पर आता है। वो देखता है कि वहाँ पर नाई यान के उस वीडियो को देख रही होती है। या नाई की उसकी फ़ोन से अपना वीडियो देखने लग जाता है और अपने एडमायर्स के कमेंट पर बहुत ही ज़्यादा खुश होने लग जाता है। यान चालाकी से नाई से पूछता है कि सब उसे क्या कहकर पुकार रहे हैं। तो नाई एक वर्ड में जवाब देती है, हनी। अब नाई के मुंह से उसे हनी वर्ड सुनने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। न जाने कब से वो उसका इंतज़ार कर रहा होता है, कब से वो सुनना चाहता था उसके मुंह से इस शब्द को। इसके बाद दोनों की रिएक्शन देखने लायक होता है और इसके रिएक्शन पर ही ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।